हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आपके लिए बहुत ही आज खूबसूरत से सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। रीट के पेपर में जितने भी साइंस के संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस सेशन में उन सभी साइंस के क्वेश्चनों को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो एक नंबर के क्वेश्चन से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था यहाँ कि हमें बताना था यहाँ कि एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है, इस एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हमें यहाँ से क्वेश्चन में पूछा था, तो वो हमें यहाँ से बताना था कि हमारा सही जवाब यहाँ से क्या होता कि एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का 3। इस प्रकार हमारा सही जवाब होता है यहाँ से सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली हमें धातु बताना था कि निम्नलिखित में से जो आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि कौन सी ऐसी धातु होती है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। तो जो गैलियम प्रकार की जो धातु होती है, इसका गलनांक हमें सबसे कम मिलता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं। क्षारीय माध्यम में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय माध्यम में फिनाप्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है, ऐसा हमें यहाँ से जवाब बताना था। तो कैसा होता है, गुलाबी होता है। सही जवाब हमारा क्या होता, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए अगला खूबसूरत सा सवाल आपके सामने आ ही चुका है कि निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिल ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक होता है, ऐसे हमें यहां से बताना था। तो कौन सा ऐसा होता है जो ग्लाइकोन और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक होता है, तो कौन होता है, डैक्रोन होता है। सही जवाब हमारा यहां से बी होता। चलिए अगला खूबसूरत सा सवाल आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग निम्नलिखित में से सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जिसमें सरूपण और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। मतलब ऐसा कौन सी कोशिकांग होता है जो पदार्थों की काट छांट करने के लिए पदार्थों से अनावश्यक पदार्थों को लेता है और उन अनावश्यक पदार्थों को लेने के पश्चात कोशिका से बाहर निकालता है। तो वो होता है कौन सा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय होता है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का बी होता। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, व्यस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ से ध्यान रखना था, हमारे को सिर्फ ऊपर वाले जबड़े की ही बात की गई है। तो ऊपर वाले जबड़े में जो हमारे पास जो दांतों के प्रकार होते हैं वो चार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इंसाइजर जो दांत होते हैं, इन दांतों की कुल संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, चार होती है। और कैनाइन प्रकार के जो दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में कुल कितने होते हैं, दो होते हैं। और जो प्रीमोलर जो दांत होते हैं, इन प्रीमोलर दांतों की संख्या भी ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, चार होती हैं। लेकिन जो मोलर यानी कि जो चवर्णक जो दांत आते हैं, इन चवर्णक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में कुल कितनी होती है, छह होती हैं। यदि हमारे शरीर में कुल चवर्णक दांतों की संख्या पूछी जाती तो 12 हमारा सही जवाब होता, क्योंकि 6 ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं और 6 ही नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता 6 होता। अगला क्वेश्चन है, मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा होता है। मादा जो फीमेल्स होती है उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। निषेचन का मतलब होता है कि मादा के शरीर में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ पर होता है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, जो फैलोपियन जो ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में अधिकतर क्वेश्चन आप साइंस के, यदि आप साइंस की पीडीएफ आपने प्राप्त की होगी
और मेरे द्वारा जो उपलब्ध करवाया गया जो कंटेंट था उस कंटेंट में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला है। यदि आप भी हमारे चैनल पे नए बने हुए हैं तो सामान्य विज्ञान यदि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, यदि सामान्य विज्ञान यदि आपके सिलेबस में है तो आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। उन नोट्सों में ये जो क्वेश्चन मैं आपको इधर से डिस्कस करवा रहा हूं, इनमें कुछ क्वेश्चन तो हूबहू आपको देखने को मिले थे पेपर में। चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहां से कि हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन कहां किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, या अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। तो हमारा यहां से सही जवाब होता डी, हमारा सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको उनके निस्तारण करने हेतु कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है, तो भस्मीकरण यहां से सही जवाब होता हमारा बी, हमारा यहां से सही जवाब होता। अगले खूबसूरत सा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको भारत के ब्रडमैन के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपको ऐसे की ऐसे नोट्सों में मिल पा रहा था। तो दोस्तों अभी तक आपने सामान्य विज्ञान की पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं और उस पीडीएफ के माध्यम से आप साइंस को बेहतरीन लेवल तक सीखने का मौका जो बेहतरीन लेवल तक का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होता जो सलीम अली होता है, इसको भारत का ब्रडमैन कहा जाता है। चलिए तो इसका आप सही जवाब जान ही पाए होंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है उस कार्य के बारे में हमें बताना था कि किस सिद्धांत पर फ्यूज तार काम करता है, तो उसमें सिद्धांत पर काम करता है। सही जवाब हमारा यहाँ से सी होता। यदि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता कि फ्यूज तार किन धातुओं का बना होता है, तो SN प्लस यानी कि टिन प्लस पीबी यानी कि टिन और शीशे का बना हुआ होता है। कौन? फ्यूज तार जो होता है घरों में प्रयुक्त करते हैं वो उसमें सिद्धांत पे अपना काम करता है, और SN प्लस पीबी यानी कि टिन प्लस शीशे की बनी हुई मिश्र धातु का बना होता है। तो हमारा 11वें नंबर का सही जवाब होता सी होता। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग के बारे में बताना था। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है कितना। यहाँ देखो ऑप्शनों में यहाँ आपको टाइपिंग में हो गया है, एक ऑप्शन को यहाँ 11 कर लें, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हमारा सही जवाब होता। जो कौन पलायन जो वेग होता है वो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सही जवाब डी ऑप्शन में होता। यहां से आप 11 कर लें इसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था SB किस तत्व का प्रतीक चिन्ह होता है। आवर्त सारणी में जो SB होता है इस SB को हम क्या कहते हैं, यानी कि SB किसका प्रतीक चिन्ह होता है, एंटीमनी का होता है। सही जवाब हमारा ए होता। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइफ में बहुत से क्यूज करवाता हूं, उन क्यूज को भी आप वहां से लगा सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम की सहायता से आपको अवेलेबल करवाता हूं, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपने बता ही पाया होगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शनों में बताना था कि कौन सा यौगिक होता है। यौगिक को जानने से पहले आप एक चीज जाने, यहां से परमाणु जो होता है ये परमाणु मिलकर किसको बनाता है, तत्व को बनाता है, और विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसा हमें यहां से बताना था। तो हमारा यहां से सही जवाब होता कौन सा, यहां से जल यानी कि H2O होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु समाहित होते हैं। सही जवाब हमारा क्या होता, डी होता। अगला खूबसूरत सा सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक होता है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको नोट्सों में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। इसी प्रकार आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो सिलेबस में यदि आपके सामान्य विज्ञान जुड़ा हुआ है तो एक बार अवश्य आप मेरी पीडीएफ को प्राप्त करें और उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी सामान्य विज्ञान की तैयारी है उसको और नया इंप्रूव कर सकते हैं और बेहतरीन लेवल तक साइंस को सीख सकते हैं। चलिए तो पास्कल जो होता है वो किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता ए, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन था,
ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? ऐसा आप सब लोग जानते होंगे और आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी मेरे को ये बताएं कि जो सूर्य से जो ऊर्जा होती है या ऊष्मा जो होती है वो पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंच पाती है। चलिए, तो कौन से माध्यम से पहुंच पाती है? विकिरणों के माध्यम से पहुंच पाती है। हमारा सही जवाब यहां से सी होता। अगला क्वेश्चन है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस माध्यम से सोल्व कर सकते हैं वो आप देखें इधर से हैं कि यदि आपके पास कोई दो समतल दर्पण है, इन दो समतल दर्पण मान लो इन दोनों के मध्य कोण कितना है? 60 डिग्री का कोण है और इनके मध्य कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनने वाले हैं? तो जो 360 डिग्री का जो कोण होता है इसमें आप 60 का भाग देंगे, जो आपको कोण दिया गया है उसका भाग दें और उसमें से एक कम करें। इससे 60 का भाग जाता है 360 में कितनी बार? 6 बार, और उसमें से एक कम करके बताना था, यानी कि हमारा सही जवाब यहाँ से 5 होता। यदि दो समतल दर्पण रखे हैं उनके मध्य 60 डिग्री का आपस में कोण है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी कितनी? 5 होगी। चलिए, तो अगला खूबसूरत सा सवाल है हमारे पास कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो ध्वनि के किस गुण पर निर्धारित होती है या किस गुण पर निर्भर करती है? तो किस गुण पर निर्भर करती है? आयाम पर करती है। जबकि जो तारतु होता है, ध्वनि का एक गुण और आता है जिसे हम तारतु कहते हैं। ध्वनि का मोटा या पतला होना तारतु कहलाता है। वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। यदि तीव्रता के बारे में पूछा था तो तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। चलिए, तो फटाक से अगले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु में अवतल दर्पण के समक्ष उसकी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा, बनने वाला जो प्रतिबिंब का प्रकार होगा। देखो, अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं हमेशा वास्तविक प्रकार के। इस प्रकार से सी और डी ऑप्शन तो हमारा गलत होता है क्योंकि आभासी दिया गया है, वास्तविक चित्र बनता है और उल्टा भी बनता है। तो हम देखो इसकी स्थिति को भी यहां से नोट कर सकते थे कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण में ये इसका ध्रुव या पोल हो गया, यहाँ फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। क्वेश्चंस में हमें बताया गया है कि यदि वक्रता केंद्र पर रखी गई कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनने वाला है, तो उस प्रतिबिंब का जो प्रकार बनेगा वो हमारे पास किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो देखो, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा। इस प्रकार हमारा सही जवाब होता बी होता कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु की साइज के बराबर बनेगा यदि वस्तु कहाँ रखी गई है? अवतल दर्पण पर रखी गई है। चलिए, तो अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे पास है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? जो हमारे पास ऑप्शन है उन ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि कौन सा ऑप्शन वायरस जनित रोग कहलाता है। तो कौन सा होता है वायरस जनित? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। रेबीज जो होता है वो वायरस जनित होता है और कुत्ते के काटने से ऐसा सब होता है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हिस्ट एक उदाहरण होता है, जो हिस्ट यानी कि खमीर जो होता है वो किसका एक उदाहरण होता है? वो होता है किसका प्रकार? कवक का प्रकार होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप होता है? शीत आवास के पादप के बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो शीत आवास का जो पादप होता है उसे कहते हैं सोलडेनेला। क्या कहते हैं? सोलडेनेला कहा जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से सही मिलान करें। सही मिलान कर रहा था कि कौन सा ऑप्शन किसके सही मिलान करने वाला है। तो क्षय रोग यानी कि जो टीबी होती है वो किसके कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो पाता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। कुकर जो खांसी होती है, ये कुकर खांसी किसके द्वारा होती है? बोर्डेटेला पर्टुसिस या पर्टुसिस के द्वारा हो पाता है। छोटी माता किसके द्वारा होती है? वेरिसोला जोस्टर के द्वारा हो पाती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब कौन सा होता? ए तो किससे मिलान कर रहा है? डी से कर रहा है। एक डी से मिलान कर रहा है और सभी में डी से कर रहा है। देखो, डी ऑप्शन तो यहाँ कट हो गया था। दूसरा किससे मिलान करेगा? ए से करेगा। दूसरा ए से कट करे तो यहाँ से बी कट गया था, दूसरे के सामने ए लिखा हुआ है, ये भी कट चुका है। हमारा सही जवाब या तो ए होगा या कौन सा होगा? सी होगा। चलिए, तो कुकर खांसी किससे मिलान करेगी? सी से मिलान करेगी। इतना देखते ही हमारा सही जवाब हो चुका था सी। सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो
और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सभी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब लिखें कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। तो ऐसा हम हमारा सही जवाब यहाँ से बता सकते थे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। इसी प्रकार रीट के पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को आप जान पाए होंगे। यदि मेरे साथ आप सेशन में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे, सभी क्वेश्चनों को आप सही वे में जान पाए होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव यानी कि इस टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को यदि आपको प्राप्त करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और दोस्तों यदि सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को यदि आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूं एक नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। तहे दिल से आपका धन्यवाद।